हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी। और बच्चों, क्या हाल चाल हैं? तो बच्चों, जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, और बच्चों इस चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो हम डिस्कस कर चुके थे। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बारे में। लाइट रिएक्शन हमने डिटेल में पढ़ना स्टार्ट किया था। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन प्रोसेस हम डिटेल में पढ़ चुके थे बच्चों, और हमने देखा था कि कैसे रिडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं और फोटो सिस्टम्स होते हैं वो अरेंज होते हैं, और इलेक्ट्रॉन फ्लो लाइट एनर्जी को एक्सेप्ट करके कैसे वो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे थे और प्रोटॉन का ट्रांसफ़र स्ट्रोमा से थाइलेकॉइड की ल्यूमेन में हो जा रहा था। तो बच्चों, उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि आखिर किस तरीके से ये प्रोसेस मेम्ब्रेन पे चलती है। लास्ट लेक्चर में हमने जो स्कीमेटिक डायग्राम पढ़ा था वो था रेडॉक्स पोटेंशियल के बेसिस पे, और आज हम देख रहे हैं उसको कि मेम्ब्रेन पे किस तरीके से अरेंज होते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेम्ब्रेन, ये जो थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर की तरफ ये स्ट्रोमा वाला पोर्शन है और नीचे की तरफ यहाँ पर ल्यूमेन जो है उसको इंडिकेट किया हुआ है। तो बच्चों, यहाँ पर बहुत सारे फोटो सिस्टम्स अरेंज हैं। जैसे PS2 की बात करें तो PS2 का रिएक्शन सेंटर P680 यहाँ पर प्रेजेंट होगा, और उसके बाद में इसके ऊपर होते हैं फियोफाइटिन। तो बच्चों, फियोफाइटिन जो है वो जैसे सनलाइट जब है इसके ऊपर आया PS2 के ऊपर, तो PS2 एक्साइट होकर के इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है। तो बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरीके से फ्लो कर रहा है? वो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है कुछ इस तरीके से, और ये इलेक्ट्रॉन मिलते हैं किसको? प्लास्टोक्विनोन को। जब प्लास्टोक्विनोन को 2 इलेक्ट्रॉन मिलता है तो वो स्ट्रोमा से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके बच्चों वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रिड्यूस्ड प्लास्टोक्विनोन में, जिसको हम PQH2 बोलते हैं। ये मोबाइल टाइप के इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं, और फिर ये PQH2 जो होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ ट्रांसफर कर देता है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को। तो बच्चों, जब ये इलेक्ट्रॉन को आगे फ्लो करेगा तो उसी केस में क्या हो जाएगा? प्रोटॉन जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगे किसमें? ल्यूमेन के अंदर। तो बच्चों, देख पा रहे हो कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ PS2 से किसको? प्लास्टोक्विनोन को, और प्लास्टोक्विनोन ने 2 प्रोटॉन एक्सेप्ट किए और उनको वापस से इनको ट्रांसफर कर दिया कहाँ पे? ल्यूमेन में। जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास जाता है तो वो भी क्या करते हैं? वो भी इस इलेक्ट्रॉन को लेते हैं और प्रोटॉन को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं। बच्चों, ये जो प्रोसेस है यहाँ पर प्लास्टोक्विनोन जो साइटोक्रोम B6F और प्लास्टोक्विनोन किस तरीके से काम कर रहे हैं, एक बार हम ये प्रोसेस देखते हैं डिटेल में। तो बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि PS2 है, PS2 को जब सनलाइट मिला तो ये एक्साइट होकर के क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा। इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र किया और उसको एक्सेप्ट किया प्लास्टोक्विनोन ने, और प्लास्टोक्विनोन जो है वो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ में 2 प्रोटॉन जो है वो बाहर से एक्सेप्ट करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा PQH2 में। जब प्लास्टोक्विनोन PQH2 जो है वो फिर से जब PQ में कन्वर्ट होता है तो अपने प्रोटॉन को ल्यूमेन में छोड़ देता है। ठीक है बच्चों, और इलेक्ट्रॉन जो है वो फिर से ट्रांसफ़र हो जाएगा किसको? साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को। बच्चों, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स जो है उसके अंदर 2 साइटोक्रोम B के मॉलिक्यूल होते हैं और एक फेरस सल्फर कॉम्प्लेक्स होता है। तो और बच्चों, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन होगा आगे, वो 2 तरीके से हो सकता है कि या तो वो इलेक्ट्रॉन फेरस सल्फर कॉम्प्लेक्स ले लेगा और वो फेरस सल्फर कॉम्प्लेक्स इस इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम F की हेल्प से, यानी साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में 2 साइटोक्रोम B मॉलिक्यूल हैं और एक साइटोक्रोम F है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो जब इसके पास आए तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन को किसको दिया? फेरस सल्फर कॉम्प्लेक्स, फिर साइटोक्रोम F और उसके बाद में प्लास्टोसाइनिन। तो एक प्रोसेस, एक इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो इस तरीके से हो सकता है बच्चों, और दूसरा जो फ्लो है वो अलग टाइप से हो सकता है। कैसे? कि इलेक्ट्रॉन जो है वो साइटोक्रोम B को मिले और साइटोक्रोम B जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को फिर से देता है प्लास्टोक्विनोन को, और प्लास्टोक्विनोन जो है वो 2H+ को ल्यूमेन के अंदर ट्रांसफ़र करता है। तो बच्चों, अल्टीमेटली आपको क्या पता पड़ रहा है कि प्लास्टोक्विनोन इलेक्ट्रॉन लेकर के खुद भी 2H+ ट्रांसपोर्ट करता है, और दूसरा कि ये इलेक्ट्रॉन जब साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के थ्रू साइटोक्रोम B की हेल्प से वापस आता है प्लास्टोक्विनोन के पास, तो भी H+ जो है वो रिलीज होते हैं। इस तरीके से H+ जो है उसका ट्रांसफ़र प्लास्टोक्विनोन और साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स दोनों जो है वो मिलके करते हैं। प्लास्टोक्विनोन भी और ये जो Q साइकिल बोलते हैं इसको, इसकी हेल्प से भी प्रोटॉन का ट्रांसफ़र होता है।
अल्टीमेटली प्रोटॉन जो है वो कहाँ से कहाँ पे आ गया, वो स्ट्रोमा से ल्यूमेन में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर आपने देख लिया है कि प्रोटॉन का ट्रांसफ़र हुआ, फिर वो इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे ट्रांसफ़र हुआ प्लास्टोसाइनिन के पास, प्लास्टोसाइनिन से उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है कौन, PS1। PS1 उस इलेक्ट्रॉन को अल्टीमेटली देता है फेरेडॉक्सिन को, और फेरेडॉक्सिन इस इलेक्ट्रॉन को FNR फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम की हेल्प से NADP को NADPH+ में कन्वर्ट करने में यूज़ कर लेता है। बच्चों यदि यहाँ पर हम 2 इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो 2H+ आएगा और यहाँ पर NADPH+ का फॉर्मेशन हो जाता है। तो बच्चों अल्टीमेटली आपको पता पड़ा कि किस तरीके से नॉन साइक्लिक प्रोसेस में लाइट जो है वो PS2 पे आता है, PS2 इलेक्ट्रॉन एमिट करता है, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर उसको ट्रांसफर करते हैं, प्लास्टोक्विनोन और साइटोक्रोम B जो है वो स्ट्रोमा से H+ को ल्यूमेन में ट्रांसफर करता है, इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन के पास जाता है, प्लास्टोसाइनिन उस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देते हैं किसको, PS1 को, और PS1 अल्टीमेटली उसको कंज्यूम कर देता है NADPH2 बनाने में। तो क्या बच्चों इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक फ्लो हुआ कि नॉन साइक्लिक फ्लो? तो बच्चों यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकला था वो घूम के वापस नहीं आया और NADPH2 बनाने में कंज्यूम हो गया। क्या अब ये PS2 दोबारा काम करेगा? बच्चों ये PS2 तभी काम करेगा जब इसको अपना खोया हुआ इलेक्ट्रॉन फिर से मिल जाए। तो बच्चों इसको अपना खोया हुआ इलेक्ट्रॉन कैसे मिलेगा? ये वाटर को फोटोलाइसिस करेगा, वाटर का फोटो ऑक्सीडेशन करेगा, वाटर को OEC की हेल्प से, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स की हेल्प से ये ब्रेक कर देता है ऑक्सीजन में H+ आयन में, और क्या होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज होते हैं। तो इस प्रोसेस के थ्रू जो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, यही इलेक्ट्रॉन बार बार नॉन साइक्लिक प्रोसेस को चलाने में हेल्प करेगा और अल्टीमेटली ऑक्सीजन जो है उसका प्रोडक्शन भी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रोसेस में एक फाइनल इंफॉर्मेशन जो हमारे पास आ रही है वो ये आ रही है कि स्ट्रोमा से H+ जो है वो ल्यूमेन में ट्रांसफर हो रहा है, इसीलिए स्ट्रोमा में H+ की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है और ल्यूमेन में H+ की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। यानी यहाँ पर H+ की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, बाहर H+ की कॉन्सेंट्रेशन कम है, और ये जो CF0 CF1 पार्टिकल होते हैं बच्चों, CF0 CF1 पार्टिकल, ये पार्टिकल का हेड जो CF1 हेड है, इस पे ATP सिंथेटेज एंजाइम की एक्टिविटी प्रेजेंट होती है। CF0 CF1 पार्टिकल का बेस प्रोटॉन चैनल का काम करता है, इसके थ्रू प्रोटॉन जो है वो पास होते हैं। यानी अब ये चैनल है बच्चों, तो चैनल के थ्रू अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट प्रोटॉन पास हो सकता है। तो प्रोटॉन जब भी पास होते हैं तो इस प्रोटॉन के पास होने की एनर्जी को यूज़ कर लेते हैं कौन, ये ATP सिंथेटेज एंजाइम, और ATP और फॉस्फेट को मिला करके क्या कर देते हैं, ATP का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इस तरीके से प्रोटॉन जो है वो अपने पोटेंशियल ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है और अल्टीमेटली क्या बना दे रहा है, ATP का सिंथेसिस हो जाता है। तो बच्चों इस नॉन साइक्लिक प्रोसेस के अंदर आपको पता पड़ गया कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो नॉन साइक्लिक मैनर में होता है, इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली NADPH2 बनाने में यूज हो जाता है, इसीलिए NADPH2 का प्रोडक्शन हो जाएगा, इसके अंदर ऑक्सीजन इवॉल्व हो जाएगी और ATP जो है उसका भी फॉर्मेशन होगा। तो बच्चों नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जो है वो लाइट रिएक्शन की इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो बहुत ही क्विकली रैपिडली जो है वो रन कर रहा है, और यही मेनली एसिमिलेटरी पावर बनाने का काम करता है। और जो साइक्लिक प्रोसेस होता है वो बैकअप की तरह हेल्प करता है। उसमें सिर्फ क्या बन रहा था बच्चों, उसमें सिर्फ ATP का फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है बच्चों, तो ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन पढ़ने के बाद में अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। बच्चों ये प्रोसेस जो यहाँ पर हो रही है, एग्जैक्ट प्लेस कौन सा है, एग्जैक्ट प्लेस है इसका इनर साइड ऑफ थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन एट PS2 पर इनर साइड में यहाँ पे ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होता है जो वाटर का फोटोलाइसिस करता है और ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन देता है। बच्चों इस प्रोसेस को हम डिटेल में देखते हैं। तो बच्चों फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जो है वो हम स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि आखिर फोटोलाइसिस कहाँ पे हो रहा है। फोटोलाइसिस हो रहा है इनर पार्ट ऑफ थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन जो है उसके इनर पार्ट पर क्या प्रेजेंट होता है, कंटेन्स OEC। बच्चों OEC क्या है, ये OEC है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स।
तो बच्चों ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स जो है वो प्रेजेंट है इनर पार्ट ऑफ थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन एट PS2। PS2 के ऊपर ये प्रेजेंट होता है। और इस OEC के अंदर कुछ आयंस प्रेजेंट होते हैं जो इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं। कौन कौन से? Mn+2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 आयंस होते हैं, 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं Mn+2 के, Ca+2 और Cl-। ये तीनों पार्ट हैं किसके? OEC के, जो हेल्प करते हैं वाटर के फोटोलाइसिस में। तो बच्चों वो रिएक्शन कैसे होती है वो हम देखने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। जैसे वाटर है, सपोज हम यहाँ पर रिएक्शन स्टार्ट करते हैं 4H2O से, तो 4H2O इस OEC की हेल्प से पहले ब्रेक होता है और कन्वर्ट हो जाता है किस में? 4H+ एंड 4OH- में। फिर बच्चों ये OH- जो है वो फर्दर ब्रेक होता है किसके अंदर? OH- ब्रेक हो जाता है, तो इससे बनते हैं 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये ब्रेक होता है। और यदि ये दोनों स्टेप जो हमने लिखे वाटर के फोटोलाइसिस के, इसको यदि हम बैलेंस वे में लिखेंगे तो 4OH से 4OH कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचा 4H2O। 4H2O नहीं बच्चों, यहाँ पे 4H2O, फिर यहाँ पे 2H2O भी है, तो यहाँ पर ये भी कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे होगा 2H2O। तो बच्चों यहाँ पर 2H2O ये कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर? ये कन्वर्ट हो रहा है 4H+ में, एक O2 बन रहा है और 4 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं। तो बच्चों नेट रिएक्शन जो है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी, जहाँ पर ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स काम कर रहा है, जिसके अंदर हमने अभी पढ़ा कि Ca+2, Cl- और Mn+2 जो है वो इसका मेन रोल होता है। तो ये प्रेजेंट हैं और वाटर के फोटोलाइसिस से इन्होंने कितने इलेक्ट्रॉन बना दिए? 4 इलेक्ट्रॉन, 1 ऑक्सीजन और 4 प्रोटॉन बना दिए। बच्चों यदि हमने पढ़ा था पहले कि क्वांटम रिक्वायरमेंट क्या होती है, तो बच्चों आपको याद है नंबर ऑफ क्वांटा रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1 ऑक्सीजन। यानी ये जो यहाँ पे बैलेंस रिएक्शन आप देख पा रहे हैं, ये रिएक्शन सिंगल क्वांटा के लिए है कि एक क्वांटा जो है उससे 4H+ बन जा रहे हैं, एक O2 बन जा रहा है और 4 इलेक्ट्रॉन बन जा रहे हैं। तो बच्चों इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन यदि मैं आपको पूछूं कि हाउ मेनी NADPH2 आर प्रोड्यूस्ड बाय 1 क्वांटा, एक क्वांटा से कितना NADPH2 बनेगा। चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते, एक क्वांटा नहीं 8 क्वांटा कर देते हैं, 8 क्वांटा। क्वांटम रिक्वायरमेंट जो होती है उसके अकॉर्डिंग यदि मैं बना रहा हूँ कि 8 क्वांटा जो है उससे कितने NADPH2 बनेंगे। तो बच्चों आपका आंसर क्या होगा कि हम सोचेंगे 8 क्वांटा का मतलब कितना ऑक्सीजन बन रहा है? 1 O2 बन रहा है। यानी बिल्कुल पहले वाली रिएक्शन जो है उसके अकॉर्डिंग ही बात कर रहे हैं, 1 O2 बन रहा है। 1 O2 बन रहा है मतलब कितने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसकी वजह से क्या बनेगा? 4 इलेक्ट्रॉन बनेगा। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन यदि नॉन साइक्लिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करा है NADPH2 बनाने के लिए, तो बच्चों कितने NADPH2 बनेंगे कि हमको पता है कि 1 NAD+ से जब 2 H+ और 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो बन जाता है एक NADH+। यानी 2 इलेक्ट्रॉन से एक NADPH+ बन जाता है। और यदि यहाँ पर हम 4 इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 2 NADPH+ का फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ गए बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन से एक NADPH2 बन रहा है तो 4 इलेक्ट्रॉन से कितना बन जाएगा? 2 NADPH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों? तो बच्चों इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि आखिर वाटर का फोटोलाइसिस कैसे होता है। अब बच्चों अब हम पढ़ते हैं कि आखिर किस तरीके से ATP का प्रोडक्शन हो रहा है। ATP सिंथेसिस की जो मैकेनिज्म है बच्चों उसको बोलते हैं हम केमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो बच्चों केमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस जो है वो दिया था किसने? उसको एक्सप्लेन किया था पीटर मिशेल ने, P. मिशेल। और बच्चों केमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या बोलता है? इसके अकॉर्डिंग जो ATP का सिंथेसिस होता है वो एक्चुअली प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से होता है, जो कि थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के अक्रॉस डेवलप होता है। किस तरीके से होता है बच्चों हम देखते हैं। तो बच्चों जैसे कि
यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन जो है वो ये है, ये थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है। थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर वाला स्पेस ल्यूमेन, बाहर वाला स्पेस स्ट्रोमा। तो बच्चों किस तरीके से प्रोसेस चलती है कि एक साइक्लिक प्रोसेस है, एक नॉन साइक्लिक प्रोसेस है। सपोज साइक्लिक प्रोसेस में क्या हुआ, PS1 के ऊपर लाइट आई। जब PS1 के ऊपर लाइट आई तो लाइट की एनर्जी को यूज करके इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को एमिट किया। इलेक्ट्रॉन किसके पास में गया, इलेक्ट्रॉन गया मेम्ब्रेन पे जो प्लास्टोक्यूनॉन था उसके पास में। जब प्लास्टोक्यूनॉन के पास इलेक्ट्रॉन गया तो इसने क्या किया, इसने प्रोटॉन को उठाया, कहाँ से, स्ट्रोमा में से। स्ट्रोमा से प्रोटॉन को उठाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, PQH2 में। और PQH2 जो है उसने प्रोटॉन को रिलीज कर दिया किसके अंदर, ल्यूमेन के अंदर। बिल्कुल यही इलेक्ट्रॉन जब साइटोक्रोम B के पास गया, साइटोक्रोम B6F, तो सेम इसी तरीके की प्रोसेस हुई और प्रोटॉन का ट्रांसफर हो गया किसके अंदर, ल्यूमेन के अंदर। तो अल्टीमेटली और इलेक्ट्रॉन जो है घूम के PS1 के पास आ गया। तो एक तो साइक्लिक प्रोसेस चलता है बच्चों, इस साइक्लिक प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से प्लास्टोक्यूनॉन और साइटोक्रोम B6F जो होते हैं वो प्रोटॉन को स्ट्रोमा से ल्यूमेन में ट्रांसफर करते जाते हैं। बच्चों मेरा क्वेश्चन है, क्या ये प्रोटॉन का ट्रांसफर जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट है? तो बच्चों आप सोच लोगे यहाँ ATP कंज्यूम हो नहीं रही है तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा। लेकिन नहीं बच्चों, क्यों? क्योंकि ल्यूमेन में प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, बाहर स्ट्रोमा में प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन कम है, फिर भी प्रोटॉन जो है वो बार बार एंटर होते जा रहा है। इसका मतलब ये प्रोसेस जो होगा वो कैसा होगा बच्चों, एक्टिव होगा अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है। अब आप सोचेंगे कि इसमें ATP तो खर्च नहीं हुई, फिर ये अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कैसे? तो बच्चों भले ही ATP खर्च नहीं हुई है लेकिन सनलाइट जो यहाँ पर यूज हो रही है उसकी वजह से एक ग्रेडियंट डेवलप हुआ है, एक पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप हुआ है यहाँ पर, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है और बदले में प्रोटॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो ये जो प्रोटॉन का ट्रांसफर है वो एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाली प्रोसेस होगी। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से हम बात करें कि यदि नॉन साइक्लिक प्रोसेस चल रहा है तो उसमें लाइट जो है वो PS2 के पास आई और PS2 ने क्या किया, PS2 ने भी बिल्कुल ऐसे ही प्लास्टोक्यूनॉन की हेल्प से इलेक्ट्रॉन जो है उसको ट्रांसफर किया और बदले में प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ कहाँ से कहाँ पे, स्ट्रोमा से ल्यूमेन के अंदर। अगेन साइटोक्रोम B6F जो होता है वो भी, उसकी हेल्प से भी प्रोटॉन जो है वो अंदर आते रहते हैं। अल्टीमेटली चाहे साइक्लिक प्रोसेस हो चाहे नॉन साइक्लिक प्रोसेस हो, दोनों में ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन की वजह से प्लास्टोक्यूनॉन ने प्रोटॉन को, और साइटोक्रोम B6F का भी रोल है बच्चों, इन्होंने प्रोटॉन को स्ट्रोमा से ल्यूमेन में ट्रांसफर किया। अल्टीमेटली ल्यूमेन में प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे की तरफ साइटोक्रोम B से पास हुआ किसको, फोटोसिस्टम 1 को। अब फोटोसिस्टम 1 जो होता है उस पर फेरेडॉक्सिन FNR की हेल्प से, जो यहाँ पे फेरेडॉक्सिन है वो FNR की हेल्प से NADP और 2H+ को मिला के क्या बना देता है, NADPH2 बना देता है, या NADPHH+ का फॉर्मेशन कर देता है। तो बच्चों अल्टीमेटली क्या कि ल्यूमेन में प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, लेकिन यहाँ पर ये NADPH2 बनाने में यूज हुआ, इसका मतलब प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया। बच्चों फोटोसिस्टम 2 पे वाटर का फोटोलाइसिस भी होता है इलेक्ट्रॉन को रिकवर करने के लिए, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, वो इलेक्ट्रॉन इसको कैसे मिलेगा, जब ये यहाँ पे ल्यूमेन में वाटर को ब्रेक करेगा, वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इससे बन जाएंगे H+, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन जो है उसको लेके प्रोसेस को फिर से चलाएगा, लेकिन ये प्रोटॉन जो है वो फिर से कंट्रीब्यूट कर रहा है किसके अंदर, स्ट्रोमा के ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए। तो बच्चों अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या निकला कि मुझे यहाँ पे 3 रीजन दिख रहे हैं जिसकी वजह से एक प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो जा रहा है अक्रॉस द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। कौन कौन से हैं वो 3 रीजन? पहला रीजन है कि इन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेस व्हेन इलेक्ट्रॉन फ्लोज इट लीड्स टू ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमेन दैट इंक्रीज द concentration of proton in lumen. Second, due to photolysis at PS2 in the lumen, proton is produced that increases the concentration of proton here.
And the third thing is that FNR produces NADPH2 at that time. प्रोटॉन is fused with NADP, तो उस कंडीशन में बाहर प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, यानी एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट डेवलप हो चुका है किसके लिए, प्रोटॉन के लिए, दैट इज हाई इन ल्यूमेन एंड लो आउटसाइड द ल्यूमेन, मीन्स इन स्ट्रोमा प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन इज लो। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देख रहे हैं कि रीजंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, जैसा कि अभी मैंने बताया 3 मेन रीजन। पहला, फोटोलाइसिस टुवर्ड्स द थाइलेकॉइड ल्यूमेन एट PS2। दूसरा, क्यूनॉन पंप, जो प्लास्टो क्यूनॉन है उसकी बात कर रहे हैं, विच टेक्स H+ फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमेन इन बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेस। एंड NADP+ रिडक्टेज रिएक्शन, जो NADPH2 फॉर्मेशन वाली प्रोसेस है टुवर्ड्स द स्ट्रोमा। इन सब की वजह से क्या हुआ, थाइलेकॉइड ल्यूमेन के अंदर 1000 to 2000 टाइम H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, और इसकी वजह से डेवलप होता है एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स। ठीक है बच्चों, और इस प्रोटॉन मोटिव फोर्स की वजह से ही क्या होता है, प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है। जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि H+ आयन जो है इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, इधर बाहर है कम, तो प्रोटॉन मोटिव फोर्स की वजह से ये H+ जाना स्टार्ट करता है। यहाँ पर CF0 पार्टिकल जो होता है बच्चों, ये काम करता है किसका, प्रोटॉन चैनल का, ये प्रोटॉन चैनल का काम कर रहा है। और ये जो हेड है CF1 पार्टिकल बच्चों, ये पार्ट जो है वो काम करता है किसका, ATP सिंथेटेज एक्टिविटी का। जब प्रोटॉन मूव करते हैं बच्चों यहाँ से, तो उस प्रोटॉन के मूवमेंट की वजह से जो कन्फर्मेशनल चेंज होते हैं उसकी वजह से ही F1 जो होता है वो क्या बना देता है, वो ATP का फॉर्मेशन करता है। तो बच्चों ये डायग्राम में आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि CF0 CF1 पार्टिकल कैसा होता है। CF0 पार्टिकल जो होता है इसका CF0 पार्ट जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, वो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। बच्चों CF0 कहाँ पे है, CF0 ये चैनल का काम कर रहा है, इसके थ्रू प्रोटॉन का क्या होगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा, और ये पार्ट एम्बेडेड है किसके अंदर, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर। CF1 पार्टिकल जो होता है, पार्ट जो होता है वो प्रेजेंट है कहाँ पर, वो स्ट्रोमा में एक्सटेंडेड है, यानी कि प्रोट्रूडेड है, ये बाहर की तरफ निकला हुआ है कहाँ पे, स्ट्रोमा में। ये जो CF होता है इसको हम, CF0 होता है इसको हम बेस बोल देते हैं, और CF1 जो है बच्चों इसको हम बोल देते हैं हेड। और ये हेड वाला जो पार्ट है बच्चों, इसके ऊपर यहाँ पर जो ATP सिंथेटेज एंजाइम है उसकी एक्टिविटी पाई जाती है, यानी यहाँ पर है ATP सिंथेटेज। तो जब भी बच्चों ये प्रोटॉन इस F0 के थ्रू पास हो रहा है, और जब ये पास होता है तो इस प्रोटॉन के यानी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ल्यूमेन में हाई है, बाहर लो है, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, जब भी पास होगा तो इसकी कन्फर्मेशनल एनर्जी को यूज़ करता है ये पार्टिकल, और यहाँ पे ट्विचिंग होती है, ये ट्विचिंग लाइक एक्टिविटी आपको दिख रही है, और इसी के साथ में ATP सिंथेटेज जो होता है वो ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐड करके बच्चों क्या बना देता है, ATP बना देता है। तो बच्चों इस तरीके से ATP का सिंथेसिस हो जाता है, और इसी थियोरी को बोलते हैं हम केमियो-ऑस्मोटिक थियोरी। तो बच्चों इन शॉर्ट में यदि आपको बिल्कुल आसान शब्दों में बताऊं कि आखिर केमियो-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या होती है, तो बहुत सिंपल बात यह है कि थाइलेकॉइड ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन ग्रेडियंट ज़्यादा होने की प्रोटॉन ज़्यादा और स्ट्रोमा में प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन कम होने की वजह से जब भी ये F0 F1 पार्टिकल के थ्रू पास करेगा तो उस टाइम पे बेस जो है वो इसकी एंट्री को अलाउ करता है, और हेड वाला पोर्शन जो है इस प्रोटॉन के डिफ्यूजन के एनर्जी को यूज करता है और कुछ कन्फर्मेशनल चेंज करके ATP का सिंथेसिस कर देता है। तो बच्चों साइक्लिक नॉन साइक्लिक प्रोसेस में जो भी ATP बनी है वो किसके थ्रू एक्सप्लेन होती है, वो केमियो-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के थ्रू एक्सप्लेन होती है। तो बच्चों मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी बातें कि आखिर साइक्लिक और नॉन साइक्लिक प्रोसेस कहाँ पे होते हैं और उनके अंदर किस तरीके से ATP NADPH2 का प्रोडक्शन होता है और कैसे नॉन साइक्लिक प्रोसेस में ऑक्सीजन जो है वो इवॉल्व होता है। ठीक है बच्चों, तो अब इसके बाद हम इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन है कि व्हाई ओनली साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन अकर्स ऑन स्ट्रोमा लैमेली। आखिर स्ट्रोमा लैमेली पे केवल साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्यों होता है। तो बच्चों आपको पता है कि हमने जब भी स्ट्रोमा लैमेली की स्ट्रक्चर पढ़ी थी तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट था, वहाँ पे ओनली PS1 जो है वो प्रेजेंट था।
वहाँ पर PS2 नहीं है, ओनली PS1 प्रेजेंट है। और इस PS1 के ऊपर, नॉर्मली PS1 के ऊपर क्या होता है, PS1 के ऊपर FNR एंजाइम होता है। बच्चों ये FNR एंजाइम क्या होता है, फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम। तो बच्चों ये एंजाइम नॉर्मली PS1 पे प्रेजेंट होता है, कौन सी जगह पे, जो नॉन अप्रेस पार्ट पे, थैलेकॉइड पे हैं, बट जो स्ट्रोमा लैमेली होते हैं उनके ऊपर FNR एंजाइम जो होता है वो एब्सेंट होता है। इस वजह से ये केवल और केवल साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में ही पार्टिसिपेट करता है, या और सिर्फ ATP का ही प्रोडक्शन करता है। बच्चों मैं आपको एक बार स्ट्रक्चर भी बताता हूँ कि आखिर PS1 कॉम्प्लेक्स एक्चुअली कैसा दिखता है। तो बच्चों ये आप डिटेल स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं किसका, फोटो सिस्टम 1 का। तो ये फोटो सिस्टम 1 जो होता है वो अपने आप में कुछ इस टाइप का कॉम्प्लेक्स है, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन पे। ये ल्यूमेन वाली साइड है, ये स्ट्रोमा, और ये पूरा स्ट्रक्चर कहाँ पे प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो ल्यूमेन वाली साइड है उसके अंदर P700 ये रिएक्शन सेंटर है, और इस रिएक्शन सेंटर के आसपास में, ये रिएक्शन सेंटर P700, इसके आसपास में डिफरेंट एंटीना पिगमेंट जो हैं वो सब प्रेजेंट होंगे। उसके बाद में A0 क्या है, A1 क्या है, फाइलोक्यूनॉन्स प्रेजेंट है। उसके बाद फेरस सल्फर कॉम्प्लेक्स, जिसको हम रिश्के कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, FESX, FESA, FESB, ये सब प्रेजेंट होते हैं। और जो आउटर स्ट्रोमल वाली जो साइड है उसके पास होता है फेरेडॉक्सिन। अब इस फेरेडॉक्सिन के पास यदि FNR एंजाइम होगा, यदि यहाँ पर FNR एंजाइम, फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम होगा बच्चों, तो फिर पॉसिबल है कि यहाँ पे NADP जो है, NADP प्लस, वो NADPH2 में कन्वर्ट हो जाए, जैसा कि होता है कहाँ पे, जो नॉन अप्रेस पार्ट ऑफ थैलेकॉइड है वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं तब। लेकिन जब ये स्ट्रोमा लैमेली पे प्रेजेंट है तो इसके पास में FNR एंजाइम नहीं होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो साइक्लिक मैनर में लास्टली कंज्यूम नहीं होगा, और साइक्लिक मैनर में ट्रांसपोर्ट होता रहेगा, और सिर्फ साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होगा। ठीक है बच्चों। और बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो नेक्स्ट टू नेक्स्ट पिगमेंट कैरियर होता है, उसका रीजन इनके रेडॉक्स पोटेंशियल का ग्रेडियंट ही होता है। ठीक है बच्चों। तो इसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चन देखते हैं हम। तो बच्चों एक क्वेश्चन देखते हैं, प्रोसेस बाय विच ATP इज सिंथेसाइज्ड इन सेल इज नेम्ड फॉस्फोराइलेशन। बच्चों फॉस्फोराइलेशन जो है वो कहाँ पे होता है, विच अकर्स इन ऑर्गेनेल नेमली। फॉस्फोराइलेशन बच्चों कहाँ पे होता है, फॉस्फोराइलेशन वो प्रोसेस हुआ जिसमें क्या बन रहा है, ATP का सिंथेसिस, ADP से ATP बन रहा है। तो बच्चों ये कहाँ पे होगा, तो क्लोरोप्लास्ट में तो होता है, बट ओनली नहीं बच्चों, क्लोरोप्लास्ट इन माइटोकॉन्ड्रिया। यस बच्चों, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि अभी हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस कहाँ पे चल रहा है, क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट में ATP का सिंथेसिस हुआ, प्रोसेस का नाम क्या था, प्रोसेस का नाम था फोटोफॉस्फोराइलेशन, यानी लाइट के प्रेजेंस में ATP का बनना, फोटोफॉस्फोराइलेशन। बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया में भी ATP का फॉर्मेशन होता है। यदि हम बात करें केमियोस्मोटिक थ्योरी की, तो यस, केमियोस्मोटिक थ्योरी जो है उसके थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया में भी ATP का सिंथेसिस हो सकता है बच्चों। उसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्यों बच्चों, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में हमने देखा लाइट एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ और उससे ATP बनी। माइटोकॉन्ड्रिया में बिल्कुल इसी टाइप का प्रोसेस होता है, जिसको हम केमियोस्मोटिक थ्योरी के थ्रू ही एक्सप्लेन करते हैं, बट वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो NADH2 और FADH2 के ऑक्सीडेशन से होता है। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं बच्चों, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इस प्रोसेस के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, जब रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तब। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी प्रोसेस जिसके अंदर कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन के सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, तो बच्चों साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में PS1 ने इलेक्ट्रॉन एमिट किया, डिफरेंट कैरियर के थ्रू मूव करके वो वापस आ जा रहे हैं, यानी कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन का सोर्स नहीं चाहिए। ये आंसर तो सही है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। बच्चों जब तक वाटर इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तब तक इलेक्ट्रॉन का फ्लो आगे नहीं होगा, यानी कि नॉन साइक्लिक प्रोसेस। और उसी को हम जेड स्कीम भी बोलते थे बच्चों,
तो ये दोनों सेम ही प्रोसेस है। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ से आया था, वाटर से आया था, उसके बाद ही आगे की तरफ फ्लो हुआ। तो इसका मतलब ये दोनों जो प्रोसेस है, नॉन साइक्लिक प्रोसेस और जेड स्कीम जो है, इन दोनों के अंदर वाटर एज इलेक्ट्रॉन सोर्स काम करता है। अतः इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इसमें एक्सटर्नल सोर्स जो है वो रिक्वायर्ड है। तो आंसर हो जाएगा बच्चों 1। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि पिगमेंट आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू 2 डिस्क्रीट फोटोकेमिकल हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स विद इन द PS1 एंड PS2। तो बच्चों PS1 और PS2 जो है वो नेम किस बेसिस पे दिया था? तो बच्चों यहाँ पे जो फोटो सिस्टम पहले डिस्कवर हुआ उसको फोटो सिस्टम 1 और जो बाद में डिस्कवर हुआ उसको PS2 नाम दिया गया था। इसका मतलब PS1 एंड PS2 इज नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस ऑफ देयर डिस्कवरी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मुझे लगता है कि आपको लाइट रिएक्शन जो है वो कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। और बच्चों इसके बाद हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में डार्क रिएक्शन पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।